बाद 2 क्वेश्चन किए थे, एक एग्जांपल जो मैंने खुद करवाई थी और एक CI1 था जो आपको मैंने असाइन भी किया और मेजॉरिटी निकल लिया था, वो भी डिस्कस किया हमने कल। और फिर हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के हवाले से डिस्कशन स्टार्ट की थी। 2 रूल अभी बेसिक लिखे थे, इन 2 बेसिक रूल्स को मैं एक दफा फिर बोल देता हूँ, फिर उसके बाद हम वर्किंग पे आते हैं कि सब्सिडरी के तमाम एसेट्स जो एट एक्विजिशन डेट है ना, वो हमने फेयर वैल्यू पे लेने हैं। पहली बात, इसके लिए हमें वर्किंग वन के कॉलम वर्किंग वन का कॉलम 1 कौन सा होता है? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट, वहां पे एडजस्टमेंट करनी है। और फिर हमें यही एडजस्टमेंट, सच एडजस्टमेंट विल आल्सो बी मेड, सेकंड रूल जो हमने लिखा था, सच एडजस्टमेंट विल आल्सो बी मेड इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी एट रिपोर्टिंग डेट। हमें ये रिपोर्टिंग डेट की इक्विटी में यानी कि वर्किंग वन के कॉलम 2 में भी करनी है, लेकिन उसकी शर्त है कि ये एसेट अभी भी सब्सिडरी के पास होना चाहिए, आज भी रिपोर्टिंग डेट में भी ये एसेट सब्सिडरी के पास होना चाहिए, is still held by subsidiary at reporting date। ठीक हो गया जी? कोई क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो आगे चलते हैं हम अपने डिस्कशन को। मैं वर्किंग करने लगूं जिसमें हम इन दोनों रूल्स को अप्लाई करेंगे जो फेयर वैल्यू के हमने रूल्स पढ़े। अब्बास भाई, मैं उसका जवाब दूंगा जब मैं अभी एक स्टेटमेंट लिखूंगा क्वेश्चन के अंदर, तो उसका मैं जवाब दूंगा। चलें, अगर इन एडवांस अभी चाहिए तो ये है कि वहां पे ये एज्यूम्ड था कि फेयर वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। ठीक है, हमने पहले पहले बेसिक एग्जांपल्स में फेयर वैल्यू को इसलिए डिस्कस नहीं किया कि हम एज्यूम कर रहे थे कि फेयर वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। ठीक है, तो आज मैं जब ये स्टेटमेंट लिखूंगा मैं इसके ऊपर दोबारा बात करूंगा। अच्छा, अब्बास भाई का एक और क्वेश्चन है कि सर CI1 में अपने बुक वैल्यू, अच्छा लिख दिया सर, CI1 का क्वेश्चन आपने बुक वैल्यू, ओके, सेम क्वेश्चन आपने 2 दफा लिखा है। ठीक है, तो अब्बास भाई इसका जवाब अब मैंने दिया भी है, लेकिन दोबारा मैं जब स्टेटमेंट लिखूंगा तो मिल जाएगा। हसन का क्वेश्चन है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का हम सिर्फ 30% लेते हैं, NCI की कैलकुलेशन और ग्रुप रिटर्निंग में ये आता नहीं है, तो बाकी 70% ऑफ प्री एक्विजिशन किधर शो होता है? अच्छा, हसन, प्री एक्विजिशन, देखिए एक बात को समझें, मैं आपको ना देसी तरीके से बात को समझाता हूँ। मैं आपके बिजनेस का आज पार्टनर बनता हूँ, मैं आज आपको कहता हूँ कि आज के बाद जो कमाएंगे ना उसमें मेरा हिस्सा है, ये बात तो लॉजिकल है, लेकिन क्या ये मेरा कहना कि आज से पहले भी जो कमाया उसमें भी मुझे हिस्सा दें, ये तो नहीं हो सकता। मैं पार्टनर आज बन रहा हूं। ठीक है, तो अब इस बात को इस एंगल से सोचें, मैं आज सब्सिडी एक्वायर कर रहा हूं, आज के बाद जो प्रॉफिट है ना उसमें मेरा हिस्सा होगा, लेकिन आज से पहले जो प्रॉफिट है वो बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं और उस बिजनेस को मैं अक्वायर कर रहा हूं।
वो मेरे प्रॉफिट नहीं है, उनको तो मैं अक्वायर कर रहा हूं। तो आप अगर याद करें, गौर करें वर्किंग के ऊपर, तो वर्किंग नंबर 2 में हम करते ही क्या है? वर्किंग नंबर 2 में हम इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते हैं नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट। हम सब्सिडरी के नेट एसेट्स देते हैं एट एक्विजिशन, तो उसमें 70% ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक हो गया? तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो उसका पार्ट बने होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हसन क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, समझ आ गई होगी। ओके, रमीज दुरानी साहब, ठीक है, ओके जी, ठीक है। चलते हैं जी आगे। मैं ना आप बच्चों एक डाटा लिखवाने लगा, उस डाटा को मेरे साथ साथ लिखना है आपने, और हम साथ साथ इसकी वर्किंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ना एक कंप्लीट बैलेंस शीट तो नहीं, एक छोटा सा उसका एक्सट्रैक्ट लेने लगा। एक कंपनी का नाम है पी लिमिटेड यानी कि पेरेंट, और दूसरी का नाम है एस लिमिटेड यानी कि सब्सिडरी। इन दोनों की इक्विटी में बनाने लगा हूँ, और मुझे वैसे इक्विटी चाहिए मेनली सिर्फ सब्सिडरी की। तो लेट्स से 100 शेयर प्रीमियम है, कोई भी फिगर 50, ऑल फिगर्स आर इन मिलियन। तो 100 मिलियन, 50 मिलियन, और रिटेन अर्निंग आज है 40 मिलियन। ये बात है 31 दिसंबर 2018 की। तो क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं ऐड करने लगा हूं। एडिशनल इन्फो में मैं ऐड करने लगा हूं पहली इंफॉर्मेशन, पी लिमिटेड अक्वायर्ड 70, चले आज इसको चेंज करता हूं 80% कर देता हूं, 80% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड एट 1 जनवरी 2017। आज से 2 साल पहले सब्सिडी को अक्वायर किया, पी ने एस को अक्वायर किया 2 साल पहले। और उस वक्त व्हेन रिटेन अर्निंग ऑफ एस वर लाइक 22 मिलियन या 25 मिलियन कर देते हैं। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए आप वर्किंग वन कैसे करेंगे? ठीक है, हरी अब वर्किंग वन करें। अपने नोट्स के ऊपर मैं भी करूंगा, लेकिन मैं 1 मिनट का गैप लेके करूंगा, ताकि मैं चाहता हूं कि आप करें और बाद में आप मेरी वर्किंग के साथ कंपेयर करें। तो मैं आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप ये वर्किंग करें, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के वर्किंग नंबर 1 करें, शुरू हो जाए। मैं भी करूंगा अभी साथ साथ। वर्किंग 1 का नाम क्या होता है? इक्विटी ऑफ सब्सिडरी। इक्विटी ऑफ सब्सिडरी। आप सब्सिडरी का नाम भी लिख सकते हैं, एस लिमिटेड या जो भी नाम होगा क्वेश्चन के अंदर, वो सब्सिडरी का नाम भी लिख सकते हैं। इसके अंदर हम 2 कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम बनाते हैं एट एक्विजिशन, और एक कॉलम बनाते हैं एट रिपोर्टिंग डेट। तो एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग डेट। एक्विजिशन डेट का मतलब है इस क्वेश्चन के मुताबिक 1 जनवरी 17, और रिपोर्टिंग डेट का मतलब है 31 दिसंबर 18। तो आपने क्या लिखा होगा? शेयर कैपिटल यहाँ पे दोनों कॉलम में 100 और 100। हालांकि 100 जो है ना, ये शेयर कैपिटल तो आज है 31 दिसंबर 2018 को, बट वी आर एज्यूमिंग कि यही था एट एक्विजिशन डेट।
ये बात मैंने पहले 2 क्वेश्चन के अंदर भी आपको समझाई कि हम ये एज्यूम करेंगे कि शेयर कैपिटल जो आज है वो ही एट एक्विजिशन था, शेयर प्रीमियम जो आज है 50 यही एट एक्विजिशन था, लेकिन रिटेन अर्निंग आज की तो 40 है, एट एक्विजिशन की लाजमी हमें क्वेश्चन में बताई होगी विच इज 25। ठीक हो गया। तो पहले कॉलम का टोटल 175 आता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और दूसरे कॉलम का टोटल 190 आता है। तो कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है 175 और 90, जबरदस्त, ठीक हो गया। लेकिन बच्चों अभी नहीं, अभी 175 और 190 आपने कैलकुलेट किया। अब आते हैं, हमने कंसेप्ट जो कल डिस्कस किया और आज मैंने रिपीट किया, इंफॉर्मेशन नंबर 2 ऐड करता हूं। फेयर वैल्यू of S limited assets was same as book value at acquisition date। ले बच्चों, अब्बास भाई खास तौर पे आपसे मुखातिब होके आपने क्वेश्चन पूछा था कि आपने CI1 के अंदर और पिछली एग्जाम्पल के अंदर फेयर वैल्यू को कंसिडर क्यों नहीं किया था, आपने बुक वैल्यू को कंसिडर किया था, तो क्यों किया था? तो ले जनाब, अगर मैं ये इंफॉर्मेशन नंबर 2 जब ऐड कर रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, अब ये मैं खुद कह रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर कि फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है मैंने जो बुक वैल्यू लिए हैं फेयर वैल्यू भी यही है। तो CI1 के अंदर ये वर्डिंग मौजूद नहीं थी, वो मैंने जो इससे पहले एग्जांपल करवाई थी उसके अंदर भी ये वर्डिंग मौजूद नहीं थी। जब क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्वेश्चन मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन जब साइलेंट होगा, ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होगी, तो यही एज्यूम्ड होगा कि फेयर वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। ठीक है अब्बास भाई, अब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? जी अब्बास भाई। ओके, ले जनाब, अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट क्रिएट करने लगा हूं कि फेयर वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड एसेट वाज सेम एज बुक वैल्यू एट एक्विजिशन डेट एक्सेप्ट लैंड। लैंड के अलावा whose fair value was rupees 10 million higher than book value। बुक वैल्यू भी कह सकते हैं, कैरिंग अमाउंट भी कह सकते हैं, चले मैं यहां अलग से लिख देता हूं, कैरिंग अमाउंट भी कह सकते हैं, कैरिंग अमाउंट। अब देखें, अगर मैं अब इस वर्डिंग को देखूं ना, तो वर्किंग वन का जो जो टोटल आपने कैलकुलेट किया था ना थोड़ी देर पहले 175, वो गलत हो गया, वो गलत हो गया। जी राफे साहब, मैं दोबारा एज्यूम करता हूं, क्वेश्चन साइलेंट हो फेयर वैल्यू के हवाले से, फेयर वैल्यू की इंफॉर्मेशन ना दे रहा हो, तो हम एज्यूम करेंगे कि बुक वैल्यू ही फेयर वैल्यू है, यानी कि हमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, जिस तरह हमने CI1 के अंदर फेयर वैल्यू को कंसिडर ही नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर फेयर वैल्यू की इंफॉर्मेशन ही मौजूद नहीं थी, तो हमने एज्यूम किया था कि फेयर वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। ठीक है राफे साहब? जी माहीन नकवी, यही चीज मैंने रिपीट कर दी, आपका भी सेम क्वेश्चन था। हाफिज नुमान सब्सिडरी का शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता, हाफिज नुमान कभी नहीं होगा एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, प्रैक्टिकली हो सकता है, लेकिन एग्जाम में इसलिए चेंज नहीं होगा कि अगर ये चेंज हो जाए तो फिर क्वेश्चन के अंदर एक अजीब सी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, और इसको मैं कभी ना आज से 10-15 दिन बाद जाकर डिस्कस कर भी दूंगा, लेकिन कहूंगा तब भी ये कि एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में हमेशा शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग डेट सेम रहेगा। शेयर कैपिटल जो एट एक्विजिशन है वही रिपोर्टिंग डेट पे होगा, और शेयर प्रीमियम जो एक्विजिशन डेट पे है वही रिपोर्टिंग डेट पे होगा।
जी सैरिश, क्या रिपीट करना है मुझे बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ क्या रिपीट करना है। ओके ओके, नहीं जनाब। तो बच्चों, मैं जो बात मैंने की थी फेयर वैल्यू के हवाले से, इस क्वेश्चन के हवाले से, तो दोबारा सुन लें कि अब आपने मुझे थोड़ी देर पहले इस कॉलम का टोटल बताया था 175। 175, हाँ, अगर इंफॉर्मेशन नंबर 2 की आखिरी लाइन जो मैंने ऐड की है ये ना लिखी होती तो 175 ठीक था, लेकिन आखिरी लाइन को देख के अब कुछ गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ लैंड जो है ना वो बुक वैल्यू से 10 मिलियन ज्यादा थी। जब फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा थी, उसका मतलब है ओवरऑल नेट एसेट्स की वर्थ ज्यादा थी, तो ओवरऑल नेट एसेट्स की वर्थ में 10 मिलियन ऐड होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। हमें ये नहीं बताया कि लैंड की बुक वैल्यू क्या थी और लैंड की फेयर वैल्यू क्या थी, नहीं बताया ये। मतलब हो सकता है लैंड की बुक वैल्यू 35 हो, फेयर वैल्यू 45 हो, या बुक वैल्यू 45 हो, फेयर वैल्यू 55 हो, लेकिन ये बात तय है कि फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से 10 मिलियन ज्यादा है। फेयर वैल्यू क्या ये नहीं बताया, बुक वैल्यू क्या ये भी नहीं बताया, बस ये बता दिया कि फेयर वैल्यू इज हायर देन बुक वैल्यू, और वो भी कितनी, 10 मिलियन। तो इस 10 मिलियन को सिंपली मैं कॉलम 1 में ऐड करूंगा, इसको नाम दूंगा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तो अब्बास साहब भी और बाकी स्टूडेंट भी, क्योंकि अब्बास का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि उसने शुरू में क्वेश्चन पूछा था, तो अब ये देख लें कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हम किस तरह से कर रहे हैं। हम सब्सिडरी के एसेट्स की बुक वैल्यू नहीं ले रहे। अब मैंने जब 10 फेयर वैल्यू एडजस्ट कर दी, तो इट मींस आई एम टेकिंग सब्सिडरीज एसेट्स एट फेयर वैल्यू। तो अब टोटल 175 नहीं होगा, टोटल चेंज हो जाएगा, 185 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? जी बच्चों, क्लियर? लेट मी शो यू हियर वो रूल जो कल हमने लिखा था। देखिए क्या यही वर्डिंग थी, all assets of subsidiary at acquisition date will be taken at fair value. Such adjustment will be made. कहां पे एडजस्टमेंट होगी? इन कॉलम 1 ऑफ वर्किंग 1। वर्किंग 1 के कॉलम 1 में एडजस्टमेंट हमने की। जी बच्चों, हाँ, शेख अब्दुल राफी साहब कहते हैं कि एसेट्स की वैल्यू की एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं इक्विटी में, ये क्या लॉजिक है? तो राफी साहब, जब आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ी, आपको अकाउंटिंग में एक बेसिक रूल, मैं इसकी बात बेसिक बेसिक करता हूँ कि सबको समझ आ जाए। आपने जब बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग कभी पढ़ी होगी ना, तो उसमें ये बात पढ़ी होगी कि एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। इन अदर वर्ड, एसेट माइनस इक्विटी, सॉरी, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दी जाए ना, तो इसको कहते हैं नेट एसेट्स। इसलिए नेट एसेट्स को कहते हैं कि इक्विटी के बराबर होता है। नेट एसेट्स का वैसे लफ्जी मतलब है एसेट में से लायबिलिटी माइनस करना, लेकिन नेट एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी। अब ये जब आपने डेबिट क्रेडिट लाइफ में पहली दफा पढ़ा, डबल एंट्री पढ़ी होगी, तो ये पढ़ा होगा कि अगर नेट एसेट्स इंक्रीज होंगे, यानी कि अगर रिसोर्स इंक्रीज होंगे, तो लाजमी तौर पे सोर्स भी इंक्रीज होंगे। डेबिट क्रेडिट होता ही है ये डबल एंट्री। अगर मैं कहूं कि नेट एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका सेकंड इफेक्ट इक्विटी में आएगा। ठीक है? अब ये बात मैं IAS 16 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा सकता था, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि IAS 16 आप में से कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है। न्यू FA के अंदर तो IAS 16 अब सिलेबस का पार्ट है। IAS 16 के मुताबिक जब आप एसेट को रीवैल्यू करते हैं, तो एंट्री क्या पास करते हैं? एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। और रीवैल्यूएशन रिजर्व कहां जाता है? इक्विटी में। तो एसेट की जब वैल्यू बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली इक्विटी बढ़ेगी। अब आपको IAS 16 के एंगल से बात समझनी है, वहां से समझ लें, या बहुत फंडामेंटल बात समझनी है, तो ये समझ लें कि नेट एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी। एसेट्स बढ़ने का मतलब इक्विटी का बढ़ना है। ठीक है राफे साहब? गुड, समझ आ गया आपको।
चले बच्चों, मैं ना आपको रूल अभी दिखाया, और रूल दिखाने के बाद मैंने यहाँ पे 10 की एडजस्टमेंट कर दी। नाउ टोटल ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन 185। बच्चों, इसी इंफॉर्मेशन को ना किसी और तरीके से भी कहा जा सकता था, मतलब यूं भी कहा जा सकता था। ये लाइन कुछ यूं होती कि बुक वैल्यू ऑफ लैंड was 22 but fair value of land was 32। अब भी मतलब वही है, अब भी मतलब वही है कि फेयर वैल्यू 10 मिलियन ज्यादा है। ठीक हो गया। चलिए, ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका इस बात करने का, इसी बात को करने का तीसरा तरीका, एग्जामिनर ये 3 तरह से इस तरह की इंफॉर्मेशन दे सकता है। वो तो सिंपली कह दे कि फेयर वैल्यू ज्यादा है, या वो बता दे फेयर वैल्यू ये है, बुक वैल्यू ये है, आप खुद देख लें कितनी ज्यादा है कितनी कम है। लेकिन तीसरा तरीका ये है कि आपको बस ये कह दे कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑल नेट एसेट्स वाज 185। अब उसने टोटल 185 बता दिया। अब मैंने जब टोटल किया तो 150 और 25 तो 175 आता है, लेकिन एग्जामिनर मुझे 185 बता रहा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाह रहा है कि 10 मिलियन की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, क्योंकि वो कह रहा है फेयर वैल्यू, वो बुक वैल्यू नहीं कह रहा, वो कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स इज 185। इट मींस ही वांट्स टू से कि फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से 10 मिलियन ज्यादा है। कैसे? शेयर कैपिटल मैंने लिखा क्वेश्चन पेपर देख के 100, शेयर प्रीमियम क्वेश्चन पेपर देख के लिखा 50, रिटेन अर्निंग क्वेश्चन पेपर देख के लिखा 25, इनका टोटल तो बनता है 175। लेकिन एग्जामिनर मुझे इंफॉर्मेशन के अंदर कह रहा है कि ये 185 है। इट मींस ही वांट्स टू से कि ये 10 मिलियन ज्यादा है। ठीक हो गया बच्चों? तो ये 3 तरीकों से बात की जा सकती है, एक ही बात करने के ये डिफरेंट तरीके हैं। ठीक हो गया? तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। जी रमीज, मैं अभी इसके ऊपर आऊंगा कि फेयर वैल्यू अगर कम हो तो माइनस करते हैं। बात तो बड़ी लॉजिकल है, लेकिन अभी इसको डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ले बच्चों, नाउ आई शो यू हियर वो जो सेकंड रूल मैंने कल लिखा था, वो रूल क्या था? Such adjustment will also be made in equity of subsidiary at reporting date। यानी कि वर्किंग वन के कॉलम 2 में भी यही एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन शर्त क्या है? इफ सच एसेट इज स्टिल हेल्ड बाय सब्सिडरी। तो अब जरा वर्किंग पे दोबारा आ जाए। क्वेश्चन में कहीं बताया गया कि ये एसेट हमारे पास अब है या नहीं है? ये एसेट, ये लैंड सब्सिडरी के पास अब है या नहीं है? जी बच्चों बताएं, क्या क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया कि ये लैंड आज सब्सिडरी के पास मौजूद है कि नहीं है? नहीं बताया गया। तो बच्चों आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ये लैंड सब्सिडरी के पास अब भी होगी? क्वेश्चन तो साइलेंट है। जी अहमद हसन को लगता है कि ये लैंड अभी भी होगी, क्योंकि लैंड एक नॉन करंट एसेट है, ये रोज रोज खरीदे बेचे नहीं जाते नॉन करंट एसेट्स। तो हम नॉन करंट एसेट्स के बारे में हम ये एज्यूम करेंगे कि एसेट लॉन्ग रन में चल रहे हैं, ये पहले भी थी आज भी होगी। बिल्कुल नुमान साहब की बात बिल्कुल ठीक है, हाफिज नुमान साहब की। अगर लैंड आज ना होती तो क्वेश्चन में बताता। तो क्वेश्चन के साइलेंट होने का मतलब है वी विल एज्यूम दैट दिस लैंड स्टिल एग्जिस्ट्स। ये लैंड अभी भी है, और अगर ये लैंड अभी भी है तो फिर ये एडजस्टमेंट आज के कॉलम में, आज मीन रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट के कॉलम में भी 10 ऐड होना चाहिए। सेम 10 वही जो कॉलम 1 में ऐड हुआ वही कॉलम 2 में ऐड होगा। ठीक हो गया? चलो जबरदस्त हो गया। जी जिशान अतर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओके, तो ये भी 185 आ जाएगा। अब रमीज साहब ने एक क्वेश्चन किया, रमीज साहब ये क्वेश्चन ना भी करते तो मैंने अब डिस्कस करना था अगली बात जी। नोरीन का क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है मगर लैंड एस लिमिटेड के नॉन करंट एसेट में भी मौजूद ना हो तो क्या करेंगे? नोरीन फिर तो हम
वो क्या कहते हैं, कुछ नहीं करेंगे नौरीन, ऐसा हो नहीं सकता ना आप जो कह रही हैं। हमें इस्तगारा से पता चलेगा कि वो लैंड सब्सिडी के पास है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में खुद कह रहा है, मतलब क्वेश्चन खुद साइलेंट है, तो ये एज्यूम्ड है कि लैंड नहीं है, सॉरी लैंड उसके पास अभी भी है। जब लैंड वो सेल करेगा तो क्वेश्चन में बताएगा, ठीक है। तो आप ये मतलब इस बात पे परेशान है कि लैंड भी बेच दी और उसने बताया नहीं। नहीं जनाब, वो लैंड बेचेगा तो बताएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग डेट में 10 ऐड करने की लॉजिक समझ नहीं आई, तैयबा कह रही है। तैयबा सुने, फरूक कह रहे 200 ज्यादा हो जाएगा, एहतशाम भी कह रहे हैं 200 आएगा, और नहीं यार 200 कहाँ पहुंच गया। अच्छा टोटल 200 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ टोटल आप ठीक कह रहे हैं 200 आएगा, टोटल 200 आएगा। और तैयबा का क्वेश्चन है कि 10 रिपोर्टिंग डेट में ऐड क्यों किया, समझ नहीं आई। तैयबा लैंड आज भी सब्सिडी के पास मौजूद है, और अगर इसकी 10 की फेयर वैल्यू उस वक्त इंक्रीज हुई थी तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 10 की फेयर वैल्यू आज भी ज्यादा है, क्योंकि सब्सिडी ने इस एसेट को रीवैल्यू नहीं किया हुआ। अब मैं IAS 16 का रेफरेंस देने लगा हूं उन लोगों से माजरत के साथ जिन्होंने IAS 16 नहीं पढ़ा हुआ FA के अंदर, क्योंकि बच्चों मैंने आपको पहले जब सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने ये कहा था कि AFSCR जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं इसमें ये एज्यूम्ड है कि आपको FA का सिलेबस आता है। FA के सिलेबस में IAS 16 है। अब IAS 16 की एक बात करने लगा हूं, लेकिन बेसिक बात है अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा तो उसको समझ आनी चाहिए थोड़ी बहुत। IAS 16 के मुताबिक एसेट को रीवैल्यू करना ऑप्शनल है। कोई अपने एसेट को रीवैल्यू करना चाहे करे, नहीं करना चाहता ना करे। लेकिन IFRS 3 हमसे पेरेंट से रिक्वायर कर रहा है कि आप जब सब्सिडी को एक्वायर करेंगे उसके एसेट हमेशा फेयर वैल्यू पे लेने। अब ऑप्शनल नहीं, अब मैंडेटरी है कि एसेट को आपने रीवैल्यू करना है। तो फेयर वैल्यू 10 मिलियन ज्यादा थी उस वक्त, अगर तो आज भी ज्यादा होंगी। ठीक हो गया तैयबा, चलो जी मैंने 200 लिख दिया, ठीक है ठीक है, थैंक यू 200 का जवाब बता रहे हैं जी खिजर, मैंने वो ठीक कर दिया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब मैं ना थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ क्वेश्चन के अंदर। वो रमीज का क्वेश्चन था, मैंने अभी तक रिमूव नहीं किया, वो उसको एड्रेस नहीं किया, मैंने कहा था उसका जवाब मैं दूंगा। अगर इस क्वेश्चन में उलट कर दें हम बात कि फेयर वैल्यू वाज 10 मिलियन हायर के बजाय मैं लोअर यूज कर दूं, तो फिर जहां ऐड किया ना हमने 10 मिलियन दोनों कॉलम में, तो माइनस कर देंगे। ये बड़ी बेसिक सी बात थी, सिंपल सी बात थी। ओके तैयबा, आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए एक कंसेप्ट को जहन नशीन कर ले पूरी क्लास। ये जो कंसोलिडेशन हो रही है, मुझे इस बात का जवाब नहीं, ये पेरेंट की बुक्स में हो रही है कि सब्सिडरी की बुक्स में हो रही है। पेरेंट की बुक्स में हो रही है। ओ यार, शहनाज सुमरो ये सब्सिडरी की बुक्स में नहीं हो रही, ये किसकी बुक्स में हो रही है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन करना किसकी जिम्मेवारी है, पेरेंट की कि सब्सिडरी की? पेरेंट की, पेरेंट की, ठीक है, पेरेंट की। तो किसकी बुक्स में हो रही है? पेरेंट अच्छा, ले बच्चों सुने, आपको मैंने ट्रैप किया और आप हो गए।
कंसोलिडेशन करना पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बच्चों ज़हन नशीन कर लें, कंसोलिडेशन किसी की बुक्स में नहीं हो रही। कंसोलिडेशन एक मेमोरेंडम वर्किंग है, रफ वर्किंग है। पेरेंट का लेजर खोल के देखेंगे ना, वहां पे आज भी इन्वेस्टमेंट नजर आएगा, गुडविल नजर नहीं आएगी। पेरेंट के लेजर खोल के देखेंगे, सब्सिडरी के एसेट कभी नजर नहीं आएंगे उसके अंदर। सब्सिडरी का लेजर खोल के देखेंगे, पेरेंट के एसेट नजर नहीं आएंगे। दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग बनेगी, हर साल बनेगी, हर साल अलग अलग। ये IS1 की रिक्वायरमेंट है, यही से तो मैंने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया। ठीक है, तो कंसोलिडेशन किसी की बुक्स में नहीं हो रही, ना पेरेंट की बुक्स में, ना सब्सिडरी की बुक्स में। हाँ, पेरेंट कर रहा है, लेकिन मेमोरेंडम वर्किंग कर रहा है। मेमोरेंडम वर्किंग किसे कहते हैं? रफ वर्किंग को। शहनाज ने कहा वो तो जी सब्सिडरी के एसेट्स हैं। मैंने फिर क्वेश्चन का जवाब देने, क्या सब्सिडरी का लेजर खोलूंगा वहां पे पेरेंट के एसेट नजर आएंगे? नहीं आएंगे ना। सब्सिडरी के लेजर में सब्सिडरी के एसेट है, पेरेंट के लेजर में पेरेंट के एसेट्स हैं। हाँ, साल के एंड पे इनको कंसोलिडेट किया जाता है, एड अप किया जाता है, और जब साल के एंड पे इनको एड अप किया जाएगा तो एक रफ वर्किंग हो रही है। मेमोरेंडम वर्किंग का मतलब रफ वर्किंग हो रही है। ठीक हो गया। तो असल में ये बात चली थी तैयबा के क्वेश्चन के ऊपर। तैयबा ने कहा था जब पिछले साल ऐड कर लिया था तो इस साल क्यों ऐड कर रहे हैं, जब ऐड एक्विजिशन ऐड कर लिया था तो अब क्यों ऐड कर रहे हैं, तो डबल हो गया। नहीं हुआ डबल, पहले भी रफ वर्किंग में ही ऐड किया था, अब भी रफ वर्किंग में ही ऐड कर रहे हैं। क्या ये एसेट, सब्सिडरी के एसेट फेयर वैल्यू पे पेरेंट ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए? नहीं, अपनी बुक्स में तो रिकॉर्ड नहीं किए, पेरेंट की बुक्स में तो नहीं आ रहे भी एसेट। जी शिशान अतर, मैं आपके क्या जवाब दूं। कंसोलिडेशन करना एक रफ वर्किंग का मतलब होता है, रफ वर्किंग का मतलब, ये मेमोरेंडम वर्किंग का मतलब होता है कि ऐसी वर्किंग जिसका लेजर से कोई ताल्लुक ना हो। मेमोरेंडम वर्किंग का मतलब जिसका लेजर से कोई ताल्लुक ना हो, आपके डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम से उसका कोई ताल्लुक ना हो। जिस तरह BRS बनती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये एक मेमोरेंडम वर्किंग होती है, ये डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होती, इसका हमारे लेजर से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप कभी अपने लेजर में अनप्रेजेंटेड चेक, अनकलेक्टेड चेक तो नहीं लिखते, ये तो BRS में लिखा जाता है, और BRS मेमोरेंडम वर्किंग होती है। आप कई ऐसे काम मेमोरेंडम वर्किंग में करते हैं जो आपके लेजर में रिकॉर्ड नहीं हो रहे होते, लेकिन आप कर रहे होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सारी की सारी मेमोरेंडम वर्किंग हो रही होती है। हाँ, अल्टिल अनलेस कि आप वो इंटीग्रेटेड सिस्टम आजकल जो ERP है वो यूज कर रहे होते हैं। चले जी खिजर, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। लैंड की डेप्रिसिएशन करना चाहते हैं आप, तो मैं क्या कहूँ आपको। तूबा जफर, कंसोलिडेशन पेरेंट कंपनी की नहीं है। कंसोलिडेशन किसे कहते हैं? पेरेंट और सब्सिडरी की कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ओके, इतने सारे क्वेश्चन का आंसर देते देते ना लेक्चर का टाइम निकल जाता है, लेकिन क्वेश्चन को अनएड्रेस भी मैं नहीं छोड़ सकता। अच्छा बच्चों, मैं बात कर रहा था कि अगर फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से लोअर होगी तो ये दोनों कॉलम में माइनस होगा। मैं ये मजीद आगे बढ़ने से पहले सिर्फ उन बच्चों से मेरा क्वेश्चन है जिनको ये कंफ्यूजन थी कि सेकंड कॉलम में क्यों हम ऐड कर रहे हैं, खासतौर पे तैयबा थी या तूबा थी यहाँ पे, तो वो मसला हल हो गया तैयबा आपका, कि हम दोबारा एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। असल में ये पहले एडजस्टमेंट कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई थी, रफ वर्किंग हुई थी। जी इब्राहिम, आप बेफिक्र
बेफिक्र हो जाए, मैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे डिस्मिस कर रहा हूँ, मैं इसका जवाब दूंगा आपको, मिल जाएगा आपको जवाब, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ना भी पूछते तो मिल जाता। But are not consolidated functions reported separately in annual statement? पता नहीं तैयबा आप क्या कहना चाह रही है, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ओके, तैयबा को क्लियर हो गया। ले जनाब, तो मैंने कहा कि अगर ये बुक वैल्यू फेयर वैल्यू ज्यादा है तो 10 ऐड किया, अगर फेयर वैल्यू कम होती तो हम 10 माइनस करते दोनों कॉलम में से। ठीक है, तो बस मैंने ये समझाने के लिए कर दिया, अदरवाइज मैं अब इसको दोबारा रिमूव कर रहा हूँ, मैं उसी ओरिजिनल डाटा पे आ रहा हूँ कि फेयर वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से। ले जाना, फेयर वैल्यू अगर लो होती तो उसका जवाब मैंने बता दिया कि क्या होता है, फिर माइनस करते हैं सिंपली। ले जनाब, अब एक थोड़ा सा और ट्विस्ट क्रिएट करने लगा हूं, वो ट्विस्ट ये है कि अगर ये लैंड ना होती, कोई मशीन होती तो क्या होता, तो क्या होता। लैंड और अदर देन लैंड एसेट में एक फर्क है, डेप्रिसिएशन का। हसन अरशद का एक क्वेश्चन है, हसन अरशद आप 2 मिनट बाद अपने क्वेश्चन को दोबारा पूछेगा। मैंने जो चीज पूछी है उसका मुझे जवाब दें। डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ये चीज, अब मैं पहले रूल लिखवाऊंगा फिर क्वेश्चन पे आऊंगा। तो रूल लिखते हैं, रूल के पेजेस पे आ जाएंगे। आपने लिखा कि सच एडजस्टमेंट विल आल्सो बी मेड at reporting date if such assets is still held by subsidiary at reporting date. After effect of depreciation, मैं रूल नंबर 2 में ही एक छोटी सी वर्डिंग ऐड कर दी मैंने कि हम रिपोर्टिंग डेट के कॉलम में ऐड तो करेंगे लेकिन आफ्टर इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये रूल्स के अंदर आपने ना इन चंद लफ्जों का इजाफा करने। अब दोबारा क्वेश्चन पे आके इसकी एप्लीकेशन समझाता हूँ। अगर लैंड के अलावा कोई भी एसेट होगा तो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रेट दिया जाएगा। तो ले जी, मैं क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन का रेट का इजाफा करता हूँ। इंफॉर्मेशन नंबर 3, depreciation rate of machine is 10% straight line. SL stand for straight line. अच्छा बच्चों, अगर फेयर वैल्यू 10 मिलियन ज्यादा है तो 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन भी 1 मिलियन ज्यादा होनी चाहिए एक साल की। और अक्वायर किए हुए कितने साल हो गए? 2 साल। तो 2 सालों में 2 मिलियन की डेप्रिसिएशन ज्यादा होनी चाहिए थी, 2 मिलियन की। ये 2 मिलियन दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, कहां से आया? 10 मिलियन की फेयर वैल्यू ज्यादा है, मतलब मैं अपनी तरफ से कोई भी फिगर एज्यूम कर लेता हूं कि एसेट की बुक वैल्यू 18 थी, फेयर वैल्यू 28 थी। हालांकि ये बात मुझे नहीं पता क्वेश्चन के अंदर कि फेयर वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू कितनी थी, बस ये पता है कि इन दोनों का फर्क 10 मिलियन था, फेयर वैल्यू 10 मिलियन ज्यादा थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि 10% डेप्रिसिएशन रेट था तो बुक वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए थी? 1.8 मिलियन 10% के हिसाब से। लेकिन फेयर वैल्यू के हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 2.8 मिलियन। तो सिंपली 1 मिलियन की डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा होनी चाहिए। इस 1 मिलियन को सिंपल वे में कैलकुलेट करने का तरीका ये है, आप देखिए कि 10 मिलियन फेयर वैल्यू ज्यादा है तो 10 मिलियन का 10% 1 मिलियन डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगी एक साल की। अब अक्वायर किए हुए कितना अर्सा हो गया? दोबारा देखिए क्वेश्चन के अंदर, हमने अक्वायर किया था 1 जनवरी 17 को, आज का डेट है 31 दिसंबर 18, तो 2 सालों में 2 मिलियन की डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी। तो मैं ईयर
आज रिपोर्टिंग डेट के कॉलम में 10 मिलियन ऐड तो करूंगा लेकिन 2 मिलियन माइनस करने के बाद। इसकी प्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकती है, मैं इस तरह भी कर सकता हूं जैसे मैंने ये लिखा, मैं इस तरह करके ब्रैकेट बनाऊं, 10 में से 2 माइनस करूं और यहां पे डायरेक्टली लिखूं ही 8 मिलियन, तब भी ठीक है। ये दोनों तरीके ठीक है। 10 अलहदा लिखूं, नीचे 2 माइनस कर दूं, तब भी वही बात है, और 10 में से 2 माइनस करके 8 लिखूं, तब भी वही बात है। तो अब आंसर यहाँ पे टोटल जो हो जाएगा वो 200 नहीं होगा, 198 हो जाएगा, 198। जी अब मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूं। जी अब्बास भाई वही किया हमने, डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, डेप्रिसिएशन माइनस करके अगर हायर प्राइस ऐड तो ऐड एंड लोअर तो माइनस, पता नहीं यार, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बात, रमीज दुरानी की। तोबा, इन केस ऑफ मशीनरी डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट विल बी डिडक्टेड, यस बिल्कुल सही कहा आपने। शहनाज, अगर रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू कुछ और हो तो शहनाज उसकी बातें हम करेंगे, जरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये बातें हम करेंगे कि फेयर वैल्यू को रिपोर्टिंग डेट पे कुछ हो जाए तो क्या होगा। 2 मिलियन क्यों लेस किया, मब मेरा दिल कर रहा था शायद साहब सुनने, क्यों माइनस किया 1 मिलियन की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। असल में सब्सिडरी ने एसेट अभी भी कम अमाउंट पे लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू उसकी ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, तो सब्सिडरी ने जब कम लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब है सब्सिडरी ने डेप्रिसिएशन भी कम की हुई है, और डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू के हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए। जब फेयर वैल्यू 10 मिलियन ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन भी 1 मिलियन ज्यादा होनी चाहिए पर एनम, एक साल की, तो 2 सालों की 2 मिलियन। तो जब मैं 2 मिलियन की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो नेट एसेट्स कम होंगे, नेट एसेट्स कम होने का मतलब इक्विटी कम होगी। जी शाहिद साहब, आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया, स्टिल कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। नूरीन का क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल कि फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट जो है वही रिपोर्टिंग पे मजीद हायर या लोअर हो जाए। जी नूरीन, अभी एक मैंने एक स्टूडेंट का पहले भी कहा, मैं इसको रिपीट, मैं इसको करूंगा बात को, लेकिन आज नहीं, शायद 1-2 लेक्चर के बाद, अभी हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तो अभी नहीं। अच्छा, दानिया का है कि जी ये तो लैंड है, ये डेप्रिसिएशन को एक्सेप्ट कंसेप्ट समझ के लिए कहा, कोई और एसेट हो तो डेप्रिसिएट होगा। जी मैंने कर दिया दानिया, ठीक है। साकिब, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन 1 मिलियन, व्हाई वी सब्ट्रैक्ट 2। 2 साल हो गए ना साकिब साहब, हमें ना सब्सिडी को एक्वायर किए 2 साल हो गए, 2017 पूरा गुजर गया, 2018 पूरा गुजर गया, 2 साल, 17 के शुरू में खरीदी थी, तो 2 सालों में 2 मिलियन की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है, और बैलेंस शीट में हमेशा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आता है, टोटल डेप्रिसिएशन का, फॉर द ईयर का इफेक्ट नहीं आता, टोटल डेप्रिसिएशन आज तक जो आती है, एक्यूमुलेटेड जिसको कहते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आता है, ठीक है साकिब साहब, ओके। रिटेन अर्निंग कैलकुलेट में आना चाहिए। अच्छा हसन अरशद, जहां मर्जी लिखे, रिटेन अर्निंग में लिखे, रिटेन अर्निंग के अलावा लिखे, लेकिन ओवरऑल इक्विटी चेंज होने वाली है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के हवाले से आप इसको ये कहना चाहते हैं ना, अगर के 40 में से 40 में ऐड कर दें या 40 में से माइनस कर दें, कोई वो एक ही बात है, अल्टीमेटली जब मैं वर्किंग वन के कॉलम 2 का टोटल करूंगा तो इफेक्ट 198 ही आना है, ठीक है। हसन अरशद, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। साकिब ठीक हो गया। XYZ हैं, प्लीज अपने प्रॉपर नेम के साथ क्लास अटेंड किया करें ताकि आपको मुखातिब करने में आसानी हो। मैं पढ़ रही थी कहीं पर 4 पॉइंट्स लिखे, वेरी टू पेरेंट इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू पेरेंट प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। XYZ बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह जब इस तरह की बातें हम करेंगे तो ये बात आपकी एड्रेस होगी, लेकिन अभी इररिलेवेंट यहाँ पे। लिनोवो का क्वेश्चन है कि जी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सब्सिडियरी 2। नहीं, यही तो मसला है लिनोवो, यही तो बात मैंने की थी कि जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है सब्सिडियरी की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, ठीक है। अगर रिकॉर्ड हुई होती
तो फिर हम रिपोर्टिंग डेट पे कोई एडजस्टमेंट ना करते हैं। हसन अरशद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में इंक्रीज है तो मेंटेन होना चाहिए, कंसोलिडेटेड 2 ईयर के बाद बना रहे। नहीं यार हसन अरशद, मैं ये बात बार बार कर चुका हूँ, ये मेमोरेंडम वर्किंग है। वो पिछले साल मैंने कोई एंट्री थोड़ी पास कर दी थी अपनी बुक्स में। सब्सिडरी के बुक्स, सब्सिडरी के एसेट क्या पेरेंट की बुक्स में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हसन साहब। जब नहीं आ रहे तो इसका मतलब है मैंने कहीं एंट्री पास भी नहीं की थी। ये तो एक मेमोरेंडम वर्किंग है। ठीक है हसन अरशद। ले जनाब, दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने मल्टीपल बातें कर दी, डेप्रिसिएशन की बात भी कर दी, फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा हो वो बात भी कर दी, फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो तो भी बात कर दी, डेप्रिसिएशन हो तो भी क्या होगा तो भी डिस्कस कर लिया, डेप्रिसिएशन ना हो वो भी डिस्कस कर दिया। अब एक और बात सुने, अगर मैं क्वेश्चन के अंदर ये कह दूं कि सब्सिडरी ने ये एसेट बाद में बेच दिया था, ये लैंड जो मैं कह रहा था कि साइलेंट है तो मैं अज्यूम करेंगे लैंड अभी भी है, लेकिन अब मैं बात को चेंज कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन के अंदर मुझे ये कह दे इंफॉर्मेशन 4 में कि दिस लैंड वाज सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंट का मतलब बाद में, किसके बाद? एक्विजिशन के बाद। हमने जब उसको अक्वायर किया था उसके बाद, उसके चाहे महीने बाद या 2 दिन बाद या साल बाद या कभी भी, सब्सिक्वेंटली वाज सब्सिक्वेंटली डिस्पोज्ड। तो बच्चों वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एडजस्टमेंट पहले कॉलम में तो फिर भी होगी, क्योंकि एट एक्विजिशन, पहला कॉलम किस चीज का है? एट एक्विजिशन का। एट एक्विजिशन तो की लैंड थी, तो पहले कॉलम में एडजस्टमेंट फिर भी होगी। लेकिन अब सेकंड कॉलम में, रिपोर्टिंग डेट के कॉलम में एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, सेकंड कॉलम में एडजस्टमेंट नहीं होगी, नहीं होगी। फरहाद आपकी दिली तमन्ना पूरी हुई, अब सेकंड कॉलम में एडजस्टमेंट नहीं होगी। अरे यार फरहाद, ये बात नहीं हो रही कि कैश इंक्रीज होगा कि नहीं। कैश इंक्रीज होना हो मुझे से कंसर्न नहीं है, मुझे से कंसर्न है कि अब वो लैंड ही नहीं रही, ना रहा बांस, तो बांसुरी कैसे बचेगी? मतलब वो लैंड ही नहीं रही, तो मुझे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करने की क्या जरूरत है वर्किंग वन की कॉलम 2 में? बात को बड़े आसान आसान रखा करें। आज रिपोर्टिंग डेट में वो लैंड एग्जिस्ट नहीं करती, तो रिपोर्टिंग डेट की कॉलम में एडजस्टमेंट क्यों करूं? नहीं करूंगा मैं। ठीक है फरहाद। जी अहमद हसन, जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि सब्सिडरी की उसने सेल की एंट्री पास कर दी हुई है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। रमीज दुरानी, फिर ये जो है ना, आप बहुत आगे निकल जाते हैं। जो बात जितनी की जा रही होती है ना उस पर आप उसी को समझें। मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मैं अच्छा चलो मैं कहता हूँ प्रॉफिट या लॉस दोनों नहीं हुए, फिर क्या करेंगे? सब्सिडी ने जितने की लैंड थी उतने की बेच दी, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अब आपकी बात गलत साबित हो जाएगी रमीज दुरानी साहब। क्या अब मैं वर्किंग वन की कॉलम 2 में एडजस्टमेंट करूंगा? सेल के ऊपर सब्सिडी ने सेल की, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो क्या अब एडजस्टमेंट होगी वर्किंग वन की कॉलम 2 में? नहीं होगी। तो वर्किंग वन की कॉलम 2 में एडजस्टमेंट करने या ना करने का फैसला इस बात पे डिपेंडेंट है कि क्या वो लैंड है। ये बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, नहीं, प्रॉफिट लॉस की तो बात ही नहीं। सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट है कि जी अगर वो लैंड है सब्सिडी के पास तो वर्किंग वन की कॉलम 2 में एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर वो लैंड या मशीनरी अब सब्सिडी के पास नहीं है तो वर्किंग वन की कॉलम 2 में एडजस्टमेंट नहीं होगी। जुनेद साहब, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी वर्किंग वन की कॉलम 2 में। अगर उसने वो एसेट बेच दिया, मैं लैंड के बजाय मशीनरी कर देता हूँ,
क्योंकि अगर वो हमने मशीन का कहा था तो जो भी एसेट है दिस मशीन, तो मैं सिंपली आपको बता रहा हूं कि यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं, क्योंकि मशीनरी एक्विजिशन डेट पे तो थी, आज नहीं है सब्सिडरी के पास। तो सब्सिडरी के पास आज मशीनरी नहीं है, तो आज का कॉलम, आज भी रिपोर्टिंग डेट के कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, सिंपल। लैंड डिस्पोज करने के बाद सेकंड इफेक्ट भी तो आएगा कुछ नहीं, पता है फरहाद आप नहीं समझ रहे। सब्सिडरी ने लैंड डिस्पोज की होगी तो सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में उसकी एंट्री पास कर दी होगी, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, मुझे इससे कंसर्न नहीं है। मैं इस बात पे परेशान हूं यार सब्सिडरी ने पता नहीं एंट्री पास की है कि नहीं। यहाँ पे ना एक गोल्डन पॉइंट सुन लें, $1 मिलियन स्टेटमेंट जो मैं देने लगा हूं ना, ये सुन लें कंसोलिडेशन के हवाले से। बच्चों हम पेरेंट और सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से ना ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि पेरेंट और सब्सिडरी ने मुकम्मल अकाउंटिंग कर दी है, उनकी अकाउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है, उनकी अकाउंटिंग मुकम्मल है। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट बन चुकी है। हमें उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मनोवन तस्लीम करना है। वी आर जस्ट रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेट, हमें बस कंसोलिडेट करना है। तो मैं इस चीज के ऊपर क्यों परेशान हूं कि यार पता नहीं सब्सिडी ने यार वो मशीनरी बेची थी, उसकी एंट्री पता नहीं पास किया कि नहीं, वो उसने कर दी होगी। मुझे तो बस इस चीज का ख्याल रखना है कि वर्किंग वन की कॉलम 2 में ये फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी, नहीं करनी क्योंकि लैंड ही एग्जिस्ट नहीं करती, लैंड या मशीनरी वट एवर। ठीक है फरहाद साहब, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मतलब डिस्पोज ऑफ करने के बाद जो प्रॉफिट लॉस का इम्पैक्ट होगा वो ऑलरेडी डिटेलिंग में शामिल होगा। बिल्कुल सही कहा शनाज सुमरो ने, बिल्कुल ठीक कहा। अहमद हसन प्रॉफिट लॉस और सेल, पता नहीं क्या ये मैंने पहले भी पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया। राव साहब का क्वेश्चन है सर कंसोलिडेटेड एसएफपी में आफ्टर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के बाद फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होंगे कि बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड होंगे, और अगर रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स पर आता है नेमली बता दें प्लीज। बस के दुश्वार है हर काम का आसान करना। अच्छा ना, क्या करें मतलब आसान आसान, आप शायद ना बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं सारे, आसान आसान बातें बताता हूँ, आप उसको मुश्किल मुश्किल करने की कोशिश करते हैं। जितनी सिंपल तरीके से मैं बात करने की कोशिश कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। आप ना बातों को बड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं है इंसान होना। गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की, दरो दीवार से टपके है बयाबां होना। कहाँ मुझे डिट्रैक्ट कर रहे हैं। और सुने राव साहब, आपके क्वेश्चन के ऊपर मैं इसलिए हिल गया, आपको एक रूल लिखवाया कि पेरेंट पे लाजिम है सब्सिडरी के एसेट को रीवैल्यू करें। मैंने कल एक एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, बच्चों ये दोबारा कान खोल कर ये एग्जांपल सुनने सर। आप एक गाड़ी लेने जा रहे हैं, जब आप एक गाड़ी मार्केट से यूज्ड कार लेने जा रहे हैं, उसकी बुक वैल्यू देखेंगे कि उसकी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू दिखेगी ना। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जो मैं एसेट खरीदने जा रहा हूं वो तो फेयर वैल्यू पे देखूंगा, लेकिन इसका ये मतलब है कि मैं अपने तमाम एसेट भी घर आके रीवैल्यू करूं? क्या इसका ये मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि मैं घर आके अपने अपने तमाम एसेट को फेयर वैल्यू करूं, रीवैल्यू करूं, क्योंकि मैंने एक गाड़ी खरीदी और फेयर वैल्यू कंसिडर करके खरीदी?
बताए ना, मेरी बात का जवाब दें। नहीं होगा ना ऐसा। नहीं नहीं भाई, सिर्फ जो एसेट खरीदा ना उसकी फेयर वैल्यू देखनी चाहिए थी। अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे क्यों मैं रिकॉर्ड करूं? जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन ना करना चाहूं तो जरूरी नहीं है। IAS 16 के मुताबिक अपने एसेट्स को रीवैल्यू करना जरूरी नहीं है। मतलब ऑप्शनल है, करना चाहे तो अलाउ है, ना करना चाहे तो कोई रोक टोक नहीं। लेकिन IFRS 3 कह रहा है अपने एसेट की बात नहीं कर रहा, जो सब्सिडरी को आप खरीद रहे हैं उसके एसेट को फेयर वैल्यू पे कंसीडर करना लाजमी। तो मैं सब्सिडरी के एसेट की फेयर वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं। इट डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने एसेट को भी रिवैल्यू करूं। ठीक है राव, आपके क्वेश्चन का जवाब पूरा मिल गया आपको। अरे वाह, राव साहब को समझ आ गई। हाँ हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। ले जनाब, मैं दोबारा 8 मिलियन लिख रहा हूं। हम इसी डाटा को कंटिन्यू करते हैं। मैंने एग्जाम्पल जरूर समझा दी कि अगर ये सब्सिडरी के पास एसेट ना होता तो एडजस्टमेंट ना होती, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को मैं दोबारा रिमूव करने लगा। अब मैं जाके आपको दोबारा रूल की वर्डिंग दिखाऊं तो रूल में ये बात इनडायरेक्टली हिडन थी, ये छुपी भी थी। देखें, सच एडजस्टमेंट विल आल्सो बी मेड इन equity of subsidiary at reporting date वर्किंग 1 के कॉलम 2 में ये एडजस्टमेंट करेंगे। शर्त क्या है? इफ सच एसेट इज स्टिल हेल्ड बाय सब्सिडियरी, अगर ये एसेट अभी भी सब्सिडियरी के पास है। अगर ये एसेट, इसका मतलब क्या है, इसको उलट करते हैं, इसका मतलब क्या बनेगा? अगर ये सब्सिडियरी के पास ये एसेट अब मौजूद नहीं है तो वर्किंग 1 के कॉलम 2 में एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक हो गया? चलो जी, माशाल्लाह समझ आनी शुरू हो गई बच्चों को। ले बच्चों, आपकी ना सिर्फ एक छोटी सी होम असाइनमेंट है, छोटी सी होम असाइनमेंट। लेक्चर टाइम बड़ा लिमिटेड होता है और आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन के आंसर देने देने में ना हमारा टाइम बहुत सारा इसमें लग जाता है। फिजिकल क्लासेस हो ना तो उसमें uh, इतने क्वेश्चन अराइज नहीं होते और उनको एड्रेस करना भी थोड़ा आसान होता है। यहाँ पे चैट पढ़ने पढ़ने में टाइम लग जाता है। अनम इरफान का क्वेश्चन है कि जो आपने पहले बात की मशीन की डेप्रिसिएशन की, अगर फेयर वैल्यू लोअर हो बुक वैल्यू से और डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या होगी? जी अनम, आपका अच्छा क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो हमने पहले कॉलम में से क्या माइनस करना है? 10। अनम इरफान, पहले कॉलम में से क्या माइनस करना है? 10। तो दूसरे कॉलम में से 8 माइनस करेंगे। क्यों? अब बिल्कुल उलट सोचिए कि पहले हम कह रहे थे, इस सिनेरियो में हम कह रहे हैं कि सब्सिडियरी ने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की हुई है तो ज्यादा चार्ज करें। तब हम कह रहे होते हैं कि सब्सिडियरी ने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज की हुई है इसलिए डेप्रिसिएशन रिवर्स करें। तो बात बड़ी सादा सादा सी है। फेयर वैल्यू ज्यादा है तो 10 और 8 ऐड कर रहे हैं, फेयर वैल्यू कम होती तो 10 और 8 माइनस करते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन इफेक्ट उसमें भी आता है। अनम, मिस अनम इरफान, इज इट क्लियर? ठीक हो गया अनम इरफान? ओके, दैट्स फाइन। बच्चों, आपकी छोटी सी होम असाइनमेंट है। वो होम असाइनमेंट है एक क्वेश्चन, कहाँ पे है वो क्वेश्चन? CI2, CI2 की सिर्फ और सिर्फ वर्किंग 1 करनी है आपने, बस। CI2 की वर्किंग 1 ओनली, दिस इज योर चैलेंजिंग क्वेश्चन। ये आपकी होम असाइनमेंट है। हमारी नेक्स्ट मुलाकात होनी है मंडे को, आई थिंक मंडे को। तो आप जब मुझसे मंडे को मिलेंगे तो वर्किंग 1 बताएंगे CI2 की। ठीक हो गया? और अगर 2-1 मिनट हैं तो हम एक और रूल पढ़ लें। मेरा ख्याल हम पढ़ सकते हैं, एक रूल और पढ़ देते हैं। पढ़ लें रूल, ताकि फिर वो वर्किंग 1 पूरी कर सके आप। ओके ओके।
तो बच्चों रूल्स के पेजेस पे आए, एक रूल और लिखे। और रूल बड़ा सिंपल है, मैं लिखूंगा, लिखते ही समझ आ जाएगा आपको। एक दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, तो वो बात अब होने लगी है। इफ subsidiaries assets are revalued, अगर हम सब्सिडरी के एसेट को रीवैल्यू करते हैं आफ्टर एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद, एक्विजिशन के 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, कुछ भी अरसे बाद, आफ्टर एक्विजिशन। तो मेरा आपसे एक बड़ा मासूमाना क्वेश्चन है, क्या वर्किंग वन के कॉलम वन में कोई एडजस्टमेंट होनी चाहिए? एट एक्विजिशन का कॉलम होता वो तो वर्किंग वन के कॉलम में कोई एडजस्टमेंट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना, नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये एट एक्विजिशन का कॉलम होता है ना पहला पहला, तो सारी एडजस्टमेंट अब किस में होगी? सिर्फ और सिर्फ कॉलम 2 में। चूंकि ये रिवैल्यूएशन कब हुई? एक्विजिशन के बाद, तो फेयर वैल्यू की जो भी एडजस्टमेंट होगी वो कब होगी? आफ्टर एक्विजिशन, यानी कि रिपोर्टिंग डेट वाले कॉलम में। इफ सब्सिडरीज एसेट्स आर रिवैल्यूड आफ्टर एक्विजिशन, effect of revaluation and depreciation will be taken in equity of subsidiary। कौन सी equity? कौन सी equity? रिपोर्टिंग डेट वाली, एट रिपोर्टिंग डेट, मतलब कॉलम 2 ऑफ वर्किंग वन, वर्किंग वन का कॉलम 2, वर्किंग वन का कॉलम 2 ओनली। अब कॉलम 1 में एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक हो गया बच्चों? ठीक है बच्चों, ये रूल क्लियर हो गया। यानी कि फिर हम कॉलम 2 में एडजस्टमेंट तो करेंगे फेयर वैल्यू की भी और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी, लेकिन कॉलम 1 में कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जी बच्चों क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो मैं यहीं पे रुक रहा हूं, और हम अब जब मिलेंगे तो आप CI2 की वर्किंग 1 करके आएंगे। ठीक हो गया? इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे मंडे को। सी यू, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।